हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरूट क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में भी जो फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं। आज भी मैं ऐसे ही करूंगी जैसे हमने कल किया था कि मैं लिखूंगी कम और आपको समझाऊंगी ज्यादा, क्योंकि टाइम अब ज्यादा है भी नहीं। तो आपका हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो अब यहाँ हम बात करते हैं, देखिए इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशंस क्या है। तो जेनेटिक्स इंक्लूड करती है इनहेरिटेंस को और वेरिएशंस को प्लस वेरिएशंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स से बच्चों में किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर हुए हैं कैरेक्टर्स, वो है इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन, आप कह सकते हैं बिटवीन चिल्ड्रंस एंड देयर पेरेंट्स, या डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर और सिस्टर एंड सिस्टर और ब्रदर एंड ब्रदर। तो इनके बीच में जो चेंजेस आए हैं वो वेरिएशन की वजह से हुए हैं। वेरिएशन क्यों आया? ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं, ये चीज आपको पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की। तो हमको पता है जॉर्ज मेंडल थे, वो क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 7 ईयर्स तक कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट फॉर 7 ईयर्स। अब 7 ईयर्स में आपके पास आ सकता है कहां से कहां तक? तो 1856 से लेके इन्होंने 1863 तक क्या किया था? ये 7 सालों तक इन्होंने क्या किया था? कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट। और किसमें किया था? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल किसमें क्या था? ऑन गार्डन पी। गार्डन पी याद रखिएगा, गार्डन पी बहुत बार आ जाता है। स्वीट पी था, वाइल्ड पी था, गार्डन पी था। तो गार्डन पी, जिसको हमने क्या नाम दिया है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, पी बड़ा एस छोटा। ठीक है, पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम में इन्होंने क्या किया था? 7 साल तक इन्होंने ट्रेड्स पढ़े थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैथमेटिशियन थे, लेकिन तभी भी इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? इनके फादर चर्च में काम किया करते थे और गार्डनिंग का काम भी किया करते थे। और यहाँ इन्होंने क्या किया था? ये अपने फादर के साथ वहां गए थे। फिर ये चूहों में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ब्रीडिंग करवा रहे थे, लेकिन लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगी। चर्च के फादर के साथ इनकी बहुत अच्छी जान पहचान थी, फादर इनको बहुत अच्छा मानते थे। तो फिर ये हुआ कि लोगों ने इसको अपोज किया कि नहीं, ये चूहों की ब्रीडिंग यहाँ पे करा रहे हैं और चर्च एक बहुत ही शुद्ध, एक होली प्लेस है, तो यहाँ पे ये चीजें ठीक नहीं है। तो ये हुआ था कि फादर ने इनको कहा कि देखो मेंडल, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। मैं मान रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छा करना चाह रहे हो, लेकिन तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम एनिमल्स को ही क्यों, तुम प्लांट्स को क्यों नहीं ले लेते? और लकीली ये हुआ था कि उन्होंने इस तरीके से दिखाया कि देखो ये पी प्लांट है, तुम इसी पे क्यों नहीं कर लेते? तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो जो फादर थे, वो फादर उनके लिए क्या थे? मेंडल के लिए वो एक गॉड फादर साबित हुए, कि उन्होंने उनको एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल शो कर दिया कि जिसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। तो उन्होंने एक साथ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, इसीलिए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अदरवाइज हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कह पाते, अभी कोई और ही होता, या क्या पता, हमें ये चीजें भी पता नहीं चल पाती अभी तक, ये भी है। तो यहाँ क्या है, इन्होंने क्या किया था? 7 ईयर्स तक इन्होंने इसी में ही काम किया। और इसमें काम करने के बाद इन्होंने 14 क्या निकाले थे? मतलब यहाँ पे 14 प्योर पी प्लांट्स इन्होंने निकाले थे। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स इन्होंने निकाले इसमें। ठीक है, तो रिजल्ट क्या था? 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट इन्होंने निकाले थे इसमें। अब अगर आपके पास, या अगर मतलब क्यों हम इनको लकी मानते हैं? क्योंकि मैथमेटिशियन होने के बावजूद फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए गए। क्यों कहलाए गए? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, समझते रहिए बस, क्योंकि अब लिखने का टाइम नहीं है और आप लोगों का भी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। इन्होंने एक तो पी प्लांट लिया जिसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन थी, ये इसको लैब में ग्रो करा सकते थे। 6 महीने की इसकी लाइफ स्पैन होती है। तो 6 महीने में तो ये क्या करते थे? जैसे क्या होता है, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, जैसे हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो हम रिसर्च में एक बार जो हमारा रिजल्ट आया है वही रिजल्ट हमारा 2 बार और आना चाहिए, तभी वो क्या हो पाएगा? वैलिड हो पाएगा। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया? जो पहली बार जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर 1 साल, मतलब इनको एक कैरेक्टर को 2 बार स्टडी करने में भी लग गया। तो आराम से इन्होंने क्या किया? वैलिडिटी के साथ, मतलब इन्होंने अपनी बात को ये बता पाए। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि ये भी ऐसे ही मतलब आधा अधूरा अपना पब्लिकेशन देकर मर गए थे।
और उसके बाद फिर 3 साइंटिस्ट आए थे, तो डिबेरिस थे, कोहेरन थे, टिशरमर्ग थे, ये 3 आए थे। इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। ठीक है, तो मतलब इनके क्या क्या चीजें सही थी, एक तो इन्होंने पी प्लांट लिया जिसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, और दूसरा वो लेबोरेटरी में ग्रो कराया जा सकता है, तीसरा ये इसमें आप सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, ट्रू ब्रीडिंग, अगर ट्रू प्लांट्स आपको चाहिए, और आप क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं थ्रू इमास्कुलेशन, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, और एक सिंगल मीटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज यहाँ पे मिल सकती हैं, कि पेरेंट्स की अगर सिंगल मीटिंग कराई तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज यहाँ पे मिल सकती हैं। और एक और चीज कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में इन्होंने पढ़ा, यानी एक साथ इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दे दिए। बहुत बड़ी बात है ये कि इन्होंने 7 सालों के अंदर 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिनके बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं था, इन्होंने वो चीज दे दी, इसीलिए तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ये हुआ था कि यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको ये चीज पसंद नहीं आई, और उन्होंने ये किया था कि मेंडल तो क्या है, ये मैथमेटिशियन है, इनको बायोलॉजिस्ट का फादर, बायोलॉजिस्ट हम क्यों कह रहे हैं, और कहा कि इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, एनालिटिकल टेक्निक्स को बायो में डाला है, तो नहीं, कि ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन वही है, बोलने वाले बोलते हैं, काम करने वाले अपना काम करते रहते हैं, काम करते रहे, इसीलिए वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्होंने जो क्या किया था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो इन्होंने लिए थे कुछ, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे, तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी, डोमिनेंट कैरेक्टर और इधर रिसेसिव कैरेक्टर, और ये हो गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में सबसे पहले स्टेम की हाइट की बात कर लेते हैं, तो स्टेम की हाइट में इन्होंने टॉल लिया डोमिनेंट कैरेक्टर और ड्वार्फ लिया रिसेसिव कैरेक्टर, एक तो ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं, इन्होंने फ्लावर में काम किया था, तो फ्लावर में इन्होंने क्या क्या किया, या हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर कलर फिर फ्लावर पोजीशन। फ्लावर कलर में वॉयलेट कलर हमेशा ड्वार्फ है, और व्हाइट कहीं पे भी आएगा, व्हाइट हमेशा रिसेसिव होगा, रेड के साथ भी आएगा तो रिसेसिव होगा। इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक्सियल सबसे ऊपर, वो एक्सिस में अगर प्रेजेंट होगा, एक्सियल वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, तो वहां ये डोमिनेंट है, और अगर टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट होगा तो ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। पोड की बात करते हैं, पोड का शेप की बात करते हैं, फिर पोड के कलर की बात करते हैं, सीड के कलर की बात करते हैं। देखिए, अगर हम पोड में शेप की बात करते हैं तो एक तो इस तरीके से होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फुल बोल सकते हैं, ये फुल या इनफ्लैटेड, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। दूसरा इस तरीके से होता है पोड, ऐसा आधा अधूरा, या रिंकल, इसको हम बोल सकते हैं रिंकल्ड हो गया। ठीक है, तो रिंकल्ड इसको कह सकते हैं, या कॉन्स्ट्रक्टेड कह सकते हैं, इसी को कॉन्स्ट्रक्टेड। ठीक है, पोड के कलर की बात करते हैं, तो पोड का कलर यहाँ ग्रीन कलर तो डोमिनेंट है, येलो कलर रिसेसिव है। लेकिन सीड के कलर की बात करते हैं तो येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन क्या होता है, रेसेसिव होता है। ठीक है, तो अब देखिए, यानी इन्होंने ये इतनी सारी चीजें इन्होंने बताई थी, और इसके अलावा इन्होंने क्या बताया था, तो सीड का कलर हो गया, पोड का शेप और पोड का कलर। सीड का कलर ही कलर हुआ, शेप नहीं हुआ अभी, सीड शेप, सीड का शेप एक तो था राउंड वो डोमिनेंट, और एक था रिंकल। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में मेंडल ने क्या किया था, स्टडी की थी इन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में, जिनमें से ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद बात करते हैं, तो इन्होंने जब ये चीज बताई उसके बाद इन्होंने क्या किया, मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन इस तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इन्होंने फैक्टर नाम दिया था, जीन्स को फैक्टर नाम दिया था। इन्होंने कहा फैक्टर वो चीज है जिससे पेरेंट्स से कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग तक जाते हैं। बाद में जाके पता चला कि उसी को जीन कहा गया, नाम दिया गया बाद में जाके जीन उसको। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं इसमें कुछ चीजें, जैसे एलील्स की बात करते हैं। तो एलील्स क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, तो एलील्स को हम बोलेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। जैसे हाइट की बात कर रहे हैं, इसमें हाइट का एलील जो है तो 3 आ जाते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गया होमोजाइगस, क्योंकि एक जैसे हैं, कैपिटल होमोजाइगस और टॉल हैं। ये हो गए होमोजाइगस लेकिन ड्वार्फ हैं। ठीक है, और थर्ड हो गया हेट्रोजाइगस, दोनों अलग अलग हैं लेकिन इसमें ये डोमिनेंट होगा तो टॉल बोलेंगे हम, हेट्रोजाइगस टॉल।
हेट्रोजाइगस टॉल हो गए। तो एलील इस तरीके से निकाले जाते हैं, ये 3 इसके एलील हो गए। वैसे ही मैं आपको अभी ब्लड ग्रुप में ही बताऊंगी कि ब्लड ग्रुप में एलील कौन कौन से होते हैं, जैसे IA हो गया, IB हो गया, I0 हो गया, इस तरीके से, तो वो एलील्स होते हैं। ठीक है, यहाँ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है ये आपको समझ आ गया। जो सेम होंगे वो होमोजाइगस, जो डिफरेंट होंगे वो हेट्रोजाइगस। यहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, मान लीजिए आपने इसको भी टॉल कहा और इसको भी टॉल कहा, जबकि ये अलग है और ये अलग है। मैंने आपको पेड़ दिखाया, मैंने आपको 2 पेड़ दिखाए, मैंने कहा बताओ जरा इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है। फिनोटाइप में आप हमेशा बाहर के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। आपने कलर बता दिया किसी का बाहर से देख के, आपने किसी का हाइट बता दी, किसी का शेप बता दिया, लेकिन जीनोटाइप में आप क्या पता करेंगे, आप उसके जीन्स की स्टडी करेंगे। आप ये देखेंगे कि अगर कोई टॉल है, दिखने में टॉल है, तो क्या वो प्योर टॉल है या वो हेट्रोजाइगस टॉल है। तो जीनोटिपिक रेशियो या जीनोटाइप में आप क्या करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं, इंटरनल स्टडी, जबकि फिनोटिपिक में आप मॉर्फोलॉजिकल स्टडी या फिजिकल अपीयरेंस को, एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं एलील, आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब देखिए मेंडल ने क्या किया था, इन्होंने 3 हाइब्रिड, इन्होंने जो आप तक आपके पास है मोनोहाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड आपके पास नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या चीज कही, इन्होंने ये कहा जब आप एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं एक टाइम पे, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब आप एक कैरेक्टर की स्टडी एक टाइम पे करेंगे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जहां इन्होंने सिर्फ हाइट ही हाइट को लिया था। उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ पुनिट स्क्वायर, ये हो गया पुनिट स्क्वायर, ग्रिग्नार्ड पुनिट थे जिन्होंने इस तरीके से क्या किया था, स्क्वायर दिया था, और इसी स्क्वायर को मेंडल ने अपने स्टडी में यूज किया, रिसर्च में यूज किया, लेकिन लोगों ने इसको अपोज किया था कि तुम मैथ्स को क्यों डाल रहे हो यहाँ पे। तो ग्रिग्नार्ड पुनिट ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ग्रिग्नार्ड पुनिट, उन्होंने ये पुनिट स्क्वायर बनाया था, उसको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में शो करने के लिए किया। तो देखिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहला लॉ जो मेंडल ने दिया किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, जहां आप सिंगल कैरेक्टर को एक टाइम पे कंसिडर करते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, वैसे ये लॉ नहीं है, लॉ वो होता है जो पूरी तरीके से प्रमाणित हो। इसमें बहुत सारी गलतियां निकाली गई हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका एक्सेप्शन है, कोडोमिनेंस इसका एक्सेप्शन है, टेस्ट क्रॉस में एग्जैक्ट इसके जैसे रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, तो ये लॉ नहीं है, ये प्रिंसिपल है, लेकिन एनसीईआरटी क्योंकि लॉ ही बता रही है अभी आपको। आप फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ेंगे, जो अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं आप उनमें पढ़ेंगे, वहां कभी भी लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लिखा होता, वहां हमेशा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लिखा होता है। व्हाई, बिकॉज ये लॉ है ही नहीं। लॉ इसमें नहीं है क्योंकि इसमें गलतियां पकड़ी गई हैं। लॉ वो है जिसमें गलती ना पकड़ी जाए। ठीक है, इसमें गलतियां पकड़ी गई हैं, गलतियां क्या है वो भी आपको बताऊंगी, बट क्योंकि एनसीईआरटी में लॉ है तो आपको लॉ ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने क्या चीज बोली कि जब आप 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को, यानी दोनों होमोजाइगस और डोमिनेंट कैरेक्टर्स को साथ में क्रॉस करेंगे, ये फादर हो गया, फादर को हम किस तरीके से ऐसे डिनोट करते हैं, और ये मदर हो गया, मदर को इस तरीके से, मतलब मेल को ऐसे और फीमेल को ऐसे। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ कैपिटल टी का यहाँ कैपिटल टी आएगा, स्मॉल टी का स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी इसका स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी इसका स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी इसका स्मॉल टी। सारे के सारे को आप क्या बोलेंगे, ऑल आर टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल है ना सब, हेट्रोजाइगस टॉल ही तो कहेंगे आप, क्योंकि कैपिटल टी ने अपने आप को डिनोट कर दिया। तो अगर मम्मी और पापा में से एक होमोजाइगस टॉल है और एक हेट्रोजाइगस ड्वार्फ है, तो जो बच्चे होंगे फर्स्ट जनरेशन में वो सारे के सारे टॉल होंगे। ठीक है, बट उसके बाद जो सेकंड आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मींस क्या होता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सेग्रीगेशन यानी प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, वो चीजें जो खुद को F1 जनरेशन में नहीं दिखा पाई वो खुद को सेकंड जनरेशन में दिखाएंगी। रिसेसिव कैरेक्टर खुद को सेकंड जनरेशन में दिखाएगा। तो यहाँ क्या किया गया, ये जो फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, फीलियल जनरेशन, फीलियल या F1 जनरेशन ये थी, सबसे पहली जनरेशन ये थी। तो यहाँ सेल्फिंग कराते हैं F1 जनरेशन की, तो सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी ड्वार्फ। एक आपको ड्वार्फ मिल गया, यानी आपने क्या बोला, वो कैरेक्टर, ये ड्वार्फ वाला कैरेक्टर अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखा पाया, रिसेसिव कैरेक्टर, लेकिन इसने अपने आप को सेकंड जनरेशन में दिखाया। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स ने क्या किया, इन्होंने प्योरिटी शो कर दी और अपने आप को ढंग से क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो इसका अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करती हूँ, यहाँ मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूँ तो दिखने में, बताइए आप, देखिए सोचिए, फिनोटिपिक रेशियो इसमें क्या होगा। देखो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये ड्वार्फ, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा,
3:1, यानी 3 लंबे और 1 छोटा। जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं अब। जीनोटिपिक रेशियो में ये एलियंस का अरेंजमेंट देखिए, कैपिटल टी एक था, एक यहाँ कैपिटल टी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक कैपिटल टी तो 1 ले लीजिए, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ नहीं है, 2 हो गए, ठीक है, और लास्ट में स्मॉल टी यानी 1 हो गया, यानी 1:2:1 इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ये चीज हो गई। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जहां हमने सिर्फ हाइट को कंसीडर किया, ओनली 1 कैरेक्टर कंसीडर्ड एट वन टाइम, ओनली 1 कैरेक्टर यानी हाइट के कैरेक्टर को लेके 2 लॉ निकाल दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब मैं आपको डायहाइब्रिड क्रॉस बताती, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक्सेप्शन बताती हूँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें एक एंटीरिगम यानी 4 o'clock मिराबिलिस जाल्पा, ठीक है, एंटीरिगम फ्लावर है, उस पे किया गया, स्नैपड्रैगन बोलते हैं, या उसे कोई 4 o'clock कहा जाता है, मिराबिलिस जाल्पा, ठीक है। उसमें इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर हम क्या करते हैं, जो रेड फ्लावर है उसको अगर व्हाइट के साथ क्रॉस कराते हैं, रेड फ्लावर को हम आर मानते हैं, इसको क्रॉस कराया व्हाइट फ्लावर के साथ, तो व्हाइट फ्लावर हमेशा रिसेसिव होता है, तो इसको आप स्मॉल आर करेंगे, इनको क्रॉस करा दिया, क्रॉस करा के आपने ये देखा जो ये है, इससे क्या बनता है, चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऑल आर पिंक, जबकि क्या बनने चाहिए थे, यहाँ क्या बनने चाहिए थे, यहाँ आपने क्योंकि ये डोमिनेंट है तो आपने रेड बोलना था, लेकिन व्हाइट वाला पूरी तरीके से रेसेसिव नहीं रहा, वैसे वो रेसेसिव होता है लेकिन वो पूरी तरीके से रेसेसिव नहीं रहा, यहाँ पे उसने अपने आप को थोड़ा बहुत शो किया और मिक्सिंग कर दी कैरेक्टर्स की। तो यहाँ आप बोल रहे हैं कि आपको वैसे रेड फ्लावर मिलने चाहिए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको नहीं मिले, आपको पिंक फ्लावर मिला, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब अगर आप यही जो पिंक फ्लावर है इसको ही अगर क्रॉस कराते हैं सेल्फिंग, इसी के बीच में आप सेल्फिंग कराइए, जैसे उसमें फर्स्ट जनरेशन की सेल्फिंग हुई थी, तो इनकी सेल्फिंग कराइए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, यानी यहाँ आपको क्या मिल रहा है, 1 रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर और 1 व्हाइट फ्लावर, यानी क्या रेशियो आया आपका, 1:2:1 का रेशियो आपका आया। जबकि यहाँ आप क्या कह रहे हैं, मतलब अगर आप इसी में ही अगर हम बात करते हैं तो ठीक है ये रेशियो जो आया है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में इसने क्या किया, पिंक दिखाया, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को नहीं दिखा पाया पूरी तरीके से, जबकि रेड, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा सक्सेसफुल है तो रेड कलर को खुद को दिखाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिखा पाया, तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड अगर मैं इसी में ही बात करती हूँ तो एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्टार्च ग्रेन की हम बात करते हैं, तो स्टार्च ग्रेन में आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्टार्च ग्रेन की बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। देखिए स्टार्च ग्रेन में कैपिटल बी और स्मॉल बी को लेते हैं। जो स्टार्च ग्रेन का साइज है, तो ग्रेन का साइज कैसा होगा, जो कैपिटल बी है, एलिल्स है ये, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं लार्ज होगा, और स्टार्च ग्रेन कैसी होंगी, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होंगी, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस, अगर क्या है, कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, स्मॉल साइज। तो अब हम ये कहते हैं कि जब हमने इन दोनों के बीच में क्या कराया, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराई हमने, तो यहाँ ये देखा जाता है कि, या आप ये कह सकते हैं कि मैचुरेशन के बाद ये क्या करेगा, बाद में मैचुरेशन के बाद ये राउंड सीड डेवलप करेगा, राउंड सीड, और इसमें रिंकल सीड आते हैं मैचुरेशन के बाद, रिंकल सीड। अब जब आपने इनकी क्रॉसिंग कराई, अब क्रॉसिंग करा रहे हैं आप, क्रॉसिंग बिटवीन कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, आपने इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराई, तो डोमिनेंट कैरेक्टर ये वाला है, यानी लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्स मिलने चाहिए और राउंड शेप के वो मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, देखिए इसके बाद रिजल्ट जो आया, लार्ज साइज ग्रेन्स विद रिंकल्ड शेप, कौन सा नहीं आया, रिंकल शेप, कौन सा नहीं आया,
राउंड नहीं आया, रिंकल आ गया। जब आप बोल रहे हैं कि यही डोमिनेंट है तो इसका यही वाला कैरेक्टर यहाँ आना चाहिए था, लेकिन नहीं, जो रिसेसिव कैरेक्टर था उसने अपने रिंकल शेप को नहीं छोड़ा, इसको तो छोड़ दिया उसने, लेकिन उसने इसको नहीं छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। तो यानी आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं कि जो, और इन्होंने क्या दिखाया था, लार्ज भी नहीं, इन्होंने इंटरमीडिएट साइज इन्होंने यहाँ पे दिखाया, इंटरमीडिएट, तो बीच बीच का दिखाया, मतलब इन्होंने ना लार्ज ना स्मॉल दिखाया। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यहाँ भी तो पूरी तरीके से नहीं आ पाए, कोई भी चीज खुद को नहीं शो कर पाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, कि बी वाले जो है वो ऐसे ग्रेन्स होंगे जिनमें स्टार्च कंटेंट ज्यादा है और वो ग्राउंड कलर राउंड होंगे, जबकि बी वाले जो स्मॉल बी वाले हैं स्मॉल साइज उन ग्रेन्स का होगा, रिंकल्ड होंगे। लेकिन यहाँ पे जब क्रॉसिंग कराई तो इन्होंने कुछ अलग ही देखा, इनमें से कोई भी डोमिनेंट था ही नहीं। ठीक है, इन्होंने ये चीज देखी यहाँ पे। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके साथ को डोमिनेंस की बात करते हैं, तो को डोमिनेंस में भी कि जब हमेशा मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर डोमिनेंट हो, कभी कभी एक से ज्यादा कैरेक्टर भी डोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, को डोमिनेंस में मैं कुछ आपको ऐसे समझा रही हूँ। देखिए, को डोमिनेंस में मल्टीपल एलील का एग्जांपल आता है। मल्टीपल एलील्स में मतलब को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील, याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। तो ब्लड ग्रुप में अगर मैं एलील्स की बात करती हूँ तो एलील्स 3 टाइप के एलील्स यहाँ पे होंगे। तो कौन कौन से एलील्स होंगे, एक होगा IA, एक होता है IB और एक होता है स्मॉल I, या इसी को I0 हम ले लेते हैं। तो क्या हो गया ये ABO ब्लड ग्रुपिंग एलील्स। ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, ये हो गए 3 एलील्स हो गए इसके। तो यहाँ देखिए इसमें 6 फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स दिखते हैं, यानी जो 6 फिनोटाइपिक कैरेक्टर यहाँ पे हमको मिलेंगे। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, मतलब कैसे मिलते हैं हमको। तो पहले तो आप ये समझिए, अगर IA और I है तो हमेशा ब्लड ग्रुप IA वाला होगा, यानी A ब्लड ग्रुप होगा, A ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अगर IB है और I है तो हमेशा B ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि I रिसेसिव है। I अपने आप को सिर्फ तब शो करेगा जब I और I है दोनों, तब वो अपने आप को I0, ठीक है, तब वो अपने आप को 0 वाला जो क्या सा O ब्लड ग्रुप जो होता है तब वो आएगा। तो यहाँ मतलब आप क्या कर सकते हैं, देखिए 3 तो ये मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, यहाँ पे B ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ पे O ब्लड ग्रुप होगा। अगर IA है तो यहाँ पे भी IA यानी A ब्लड ग्रुप होगा। अगर IB है तो यहाँ पे IB यानी B ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका कि कैसे कैसे मतलब ये वो करेंगे। और ये चीज आपको याद रखनी है बस कि जो ये वाला आपको याद रखना है, वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दे सकता है। ठीक है, ये सबको दे सकता है। और एक बचा है आपका IA और IB, जब होगा तब दोनों IA IB प्रेजेंट होंगे और जब ब्लड ग्रुप होगा वो AB होगा। ये है कोडोमिनेंस, मतलब दोनों में से कोई झुका नहीं। ठीक है, और सब में आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई झुक गया। ये झुक गया, इसने अपने आप को नहीं दिखाया, यहाँ पे इसने अपने आप को नहीं दिखाया, यहाँ पे इसने दिखा रहा है क्योंकि दोनों साथ में है। यहाँ पे दोनों एक जैसे यहाँ तो दिखाएंगे ही, यहाँ पे भी दिखाएंगे, बट यहाँ पे तो दोनों अलग थे, लेकिन तभी भी क्या क्या दोनों ने खुद को दिखाया, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। ये है कोडोमिनेंस। ठीक है, तो ये हो गया। जो AB है वो सबसे क्या कर सकता है, ले सकता है, और जो O है वो यूनिवर्सल डोनर है और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि ये है कि मतलब क्यों ऐसा होता है, जो I होता है इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, I के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आप किसी को भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये क्यों यूनिवर्सल डोनर है, क्वेश्चन आ रखा है इससे, क्यों यूनिवर्सल डोनर है, नो एंटीजन इज प्रेजेंट, तो ये यूनिवर्सल डोनर होगा। ठीक है, याद रखिएगा O यूनिवर्सल डोनर क्यों है, उसमें एंटीजन ही नहीं है। तो आप किसी की भी बॉडी में O ब्लड ग्रुप डाल दीजिए, उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्यों, एंटीजन तो है ही नहीं। हमारी बॉडी किसी के ब्लड ग्रुप को क्यों रिजेक्ट करती है, क्योंकि उसका एंटीजन को हमारे एंटीबॉडीज पकड़ लेती हैं और उसको मारना शुरू कर देती हैं। जब O ब्लड ग्रुप में एंटीजन है ही नहीं तो हमारी एंटीबॉडीज उसको क्या पकड़ेंगी, नहीं पकड़ पाएंगी। वैसे ही जो AB है, AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहते हैं, वो सबसे क्यों ले लेता है, क्योंकि यहाँ एंटीबॉडीज ही नहीं होती, नो एंटीबॉडीज, इसके पास कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है। ठीक है,
इसके पास कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है, इसीलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ रखा है यूनिवर्सल डोनर ओ इसलिए है क्योंकि उसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए भी इसलिए है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका को डोमिनेंस का एग्जांपल। एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस, जहां कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं होता, दो कैरेक्टर साथ में डोमिनेंट होकर रह सकते हैं। लेकिन क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस ने ये चीज बताई थी? नहीं बताई थी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की, कि टेस्ट क्रॉस भी कैसा है, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस के जैसे ही देखा गया लेकिन वो वैसा साबित नहीं हो पाया। ठीक है, तो देखिए अब टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या हुआ, इन्होंने हेट्रोजाइगस, जैसे टॉल की बात करते हैं वैसे इन्होंने हेट्रोजाइगस कंडीशन ले ली थी। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में देखिए क्रॉस कराया, आप टॉलनेस डॉर्फनेस वाला भी करा सकते हैं, लेकिन यहां जो हमने क्रॉस कराया वो व्हाइट फ्लावर का कराया, व्हाइट फ्लावर, यहां भी व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराया, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, इनका क्रॉस हमने किसके साथ कराया, स्मॉल डब्ल्यू यानी व्हाइट है। इसका हमने दो केस हमने लिए, वायलेट फ्लावर हमने ऐसा लिया, वायलेट फ्लावर है। वायलेट फ्लावर तो आप देखिए किस किस को, आप कैपिटल डब्ल्यू को भी वायलेट बोलेंगे और आप कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू को भी तो वायलेट बोलेंगे, लेकिन बस क्या डिफरेंस है कि ये हाइड्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस वायलेट है और ये हाइड्रोजाइगस वायलेट है। होमोजाइगस वायलेट और ये हेट्रोजाइगस वायलेट। ठीक है, लेकिन है तो डोमिनेंट ही कैरेक्टर। तो इन्होंने क्या किया, अब आप इसको क्रॉस करा दीजिए, दोनों तरफ क्रॉस करा दीजिए, स्मॉल डब्ल्यू। देखिए कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल। यहां सारे में ऑल आर वायलेट, सारे वायलेट होंगे क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट है, कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट है, कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट, कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट। यहां आ जाते हैं कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल 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 स्मॉल। क्या मिला, 50% आपको वायलेट मिले, 50% आपको क्या मिले। तो यहां हम बात करते हैं 50% वायलेट और 50% व्हाइट। तो यानी ये भी क्या हो गया, ये कोई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला तो नहीं मिला रिजल्ट हमको, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला तो रिजल्ट नहीं मिला हमको। तो यानी यहां हम क्या बोले, 50-50 तो हमने अभी तक कहीं पे पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, और यहां हम बोले 50-50, और किया क्या है हमने उनका कहने का मतलब ये था कि मेंडल ने जो क्या किया था, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो उन्होंने मतलब एक क्या लिया था, डोमिनेंट कैरेक्टर और एक रिसेसिव कैरेक्टर लिया उन्होंने, हम भी तो ये कर रहे हैं, बट सिर्फ डिफरेंस कहां पे आया, मेंडल ने प्योर कैरेक्टर लिए थे, प्योर डोमिनेंस लिए थे, और इन्होंने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ले लिया, उन्होंने होमोजाइगस डोमिनेंट लिए थे, इन्होंने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ले लिया। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि जहां हेट्रोजाइगस कंडीशन ली जाएगी, ठीक है, तो F1 जनरेशन की हेट्रोजाइगस कंडीशन जहां ली जाएगी यानी टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है। तो यहां आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बाकी बहुत सारे क्रॉस होते हैं, बैक क्रॉस होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया, अलग अलग टाइप के क्रॉसेस होते हैं, बट वो आपके पास नहीं है, और फिर वही कहूंगी कि अब टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो जितना जितना है एनसीईआरटी में जो है हम वही चीज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्या हो गया, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिया पूरा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो एक्सेप्शंस थे हमने वो एक्सेप्शंस कर लिए। नाउ अब हम जा रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में यानी हम क्या करेंगे, ये याद रखना कि 50-50 का रेशियो सेकंड उसमें किस में आएगा, टेस्ट क्रॉस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब उसके बाद बात कर लेते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल थे उन्होंने क्या चीज बताई थी, उन्होंने दो कैरेक्टर को साथ में लिया। ठीक है, तो डाइहाइब्रिड का मतलब है कि दो कैरेक्टर को साथ में लेना। डाइहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या किया, टू कैरेक्टर्स को साथ में लिया। वो कैरेक्टर क्या थे, सीड का शेप और सीड का कलर, सीड शेप और सीड कलर। ठीक है, अब यहां अगर मैं बात करूं कि डोमिनेंस कौन सा था, तो राउंड और येलो, राउंड और येलो डोमिनेंट है। राउंड कैपिटल आर कैपिटल वाई येलो। ठीक है, फिर बात करते हैं रिंकल और ग्रीन। तो रिंकल को स्मॉल आर, ग्रीन को स्मॉल वाई से ले लिया। अब इनमें से आप एक आर ले लीजिए, इसमें से एक वाई ले लीजिए, इसमें से एक आर ले लीजिए और एक वाई ले लीजिए। अब इनमें क्रॉसिंग करानी है आपको। ठीक है, इनमें आपको क्रॉसिंग करानी है।
तो अगर मतलब सेल्फिंग करानी है तो सेल्फिंग करा के जो आपको मिलेगा वो आपको कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, तो आप करके देखिए। कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर को और इसको करके देखिए, यानी आप पहले आर आर को एक तरफ ले लेंगे, ऐसे करेंगे, आर आर को एक तरफ ले लीजिए, वाई वाई को एक तरफ ले लीजिए। अब क्रॉस कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई कर दीजिए। ये कर दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे कर दिया इस तरीके से। तो ये चार आ गए आपके। अब इन चारों को आपने किस तरीके से रखना है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही इन चारों को इधर भी रख लीजिए। अब ये मैं पूरा करूंगी तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। कैपिटल आर और कैपिटल आर को एक तरफ, कैपिटल वाई को एक तरफ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, पहले कैपिटल आर को रखे फिर स्मॉल को, कैपिटल वाई ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, पहले कैपिटल को लिखिए फिर स्मॉल को, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल और स्मॉल। ऐसे करके आप पूरे के पूरे 16 जब करेंगे तो आपको जो रेशियो मिलता है इसमें, वो रेशियो आपको क्या मिलेगा, 9:3:3:1 का रेशियो मिलेगा, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो देखिए फिनोटिपिक रेशियो में जो आपको 9 मिला वो क्या था, वो था ये राउंड और येलो डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ये आपका क्या था, राउंड और येलो, मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। फिर ये वाला जो कैरेक्टर था, आप ऐसे करके याद कीजिए, आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है, कि जो हमने सबसे पहले 2 कैरेक्टर लिए थे उनमें से एक तो 9 आया और एक सिर्फ 1 आ रहा है, ये वाला सिर्फ 1 आएगा। तो रिंकल ग्रीन क्या आ रहा है, 1। अब 2 जो है ये मिक्सचर आएंगे, यानी इनमें से एक राउंड हो जाएगा और ग्रीन हो जाएगा, और दूसरा वाला जो है वो क्या होगा, रिंकल और येलो हो जाएगा। तो इनमें से एक आप राउंड येलो ले लें, राउंड येलो, और एक ले लीजिए रिंकल ग्रीन, ठीक है, इस तरीके से रिंकल और ग्रीन ये होगा। तो ये तो है फिनोटिपिक रेशियो किसका, डायहाइब्रिड क्रॉस का। लेकिन अगर मैं आपको इसका जीनोटिपिक रेशियो बताऊं जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो जीनोटिपिक रेशियो इसका होता है 1:2:2, ठीक है, 1:2:2 कर सकते हैं आप, या आप वैसे भी कर सकते हैं, मतलब 1:2:2:1, फिर 4, फिर 1:2:2:1, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं आप 1:2:2:1, फिर 4, फिर 1:2:2:1, इस तरीके से। लेकिन ये है नहीं आपके पास, तो फिर याद करने की भी जरूरत है, ऐसे है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये 16 स्क्वायर्स बनते हैं इसमें, ठीक है। और तो ये हो गया आपका डायहाइब्रिड क्रॉस। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप खुद करके देखिएगा। बस ये देखना कि जो हमने वो लिए थे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें से एक एक ले लेंगे और उनमें से भी आर और स्मॉल आर को एक तरफ लिख लो और वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई को एक तरफ लिख लो, फिर इनकी सेल्फिंग कराओ, ठीक है। तो ये वाला जो कैरेक्टर है डोमिनेंट वो 9 में मिलेगा, और ये जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो 1 में मिलेगा। बाकी जो 3 के होंगे बीच में वो क्या होंगे, इनका मिक्सचर कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसके बाद बात करते हैं, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस ने ये चीज कही थी कि जब 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन कराते हैं किसी हाइब्रिड में, तो जो सेग्रीगेशन होता है किसी एक कैरेक्टर का वो इंडिपेंडेंट होता है किसी दूसरे से, ठीक है। तो यानी इंडिपेंडेंटली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट भी इसको कहा जाता है कि कोई भी एक कैरेक्टर खुद को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने बताई थी। उसके बाद बात करते हैं कि मैं सिर्फ आपको कहानी बता रही हूँ। 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, कोहरिन, ह्यूगो डिवेरिस यानी डिवेरिस भी बोल सकते हैं, कोहरिन, डिवेरिस और टिसर मर्ग, 3 साइंटिस्ट आए। इन 3 साइंटिस्ट ने जो डार्विन जो मेंडल का काम था, मेंडल के काम को दोबारा रीडिस्कवर किया, और क्योंकि मेंडल तो पब्लिकेशन छोड़ गए थे बस, ठीक है, तो इन्होंने उसको रीडिस्कवर किया और इन्होंने डिटेलिंग में स्टडी की। तो एक तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद इन्होंने कुछ चीजों के बारे में बताया। एक तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि माइक्रोस्कोपी आ गई थी, ठीक है, एडवांस माइक्रोस्कोपी आ गई थी 1900 में। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्या किया, ये न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की स्टडी कर पाए।
क्योंकि माइक्रोस्कोपी आ गई थी, ठीक है। लेकिन मतलब मेंडल के काम को रिडिस्कवर कराने का जो क्रेडिट जाता है वो इन्हीं को जाता है। मतलब इन्हीं के काम की वजह से दुनिया को पता चला कि मेंडल बेचारे जो थे, बेचारे क्या वैसे महान हस्ती वो है, ठीक है, कि वो इतना बड़ा काम करके गए थे, ये चीज इनकी वजह से ही पता चली। तो आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों ने क्या किया, इन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल के वर्क को, और माइक्रोस्कोपी की वजह से इन्होंने क्या किया था, सेल डिवीजन और न्यूक्लियस के डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने लोगों को बताया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने ये चीज बता दी तो उसके बाद शटन और बवेरी आए। तो शटन और बवेरी ने क्या किया, या हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने ही मतलब बाकी डिटेलिंग स्टडीज बताई। फिर 1902 में शटन और बवेरी आए जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी दी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, शटन और बवेरी ने, समझिए 1902 में 2 साल बाद 1902 में शटन बवेरी आए, इन्होंने क्रोमोसोम के मूवमेंट का पता लगाया, ठीक है। क्रोमोसोम के मूवमेंट का पता लगाने वाले कौन थे, शटन और बवेरी थे। तो इन्होंने ये बताया और इन्होंने ही ये कहा कि बिहेवियर जो क्रोमोसोम्स का होता है वो पैरेलल होता है टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल होता है बिहेवियर ऑफ जीन्स के, ये चीज इन्होंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ये बताया तो फिर उसके बाद इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, ठीक है। तो उसमें इन्होंने क्या किया, मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज इक्वल टू, वो क्या किस किस का मिक्सचर है, आप ये कर सकते हैं। तो मेंडल का जो इनहेरिटेंस था तो वो, और क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, तो आप ये बोल सकते हैं कि मेंडेलियन प्रिंसिपल प्लस क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन इज इक्वल टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंडल के प्रिंसिपल को और जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन था उन दोनों चीजों को इन्होंने साथ में जोड़ के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दुनिया के सामने रख दी, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात भी है कि इन्होंने वो दी, तो उसी से क्रोमोसोम्स के बारे में ढंग से पता चल पाया। अब इन्होंने क्या किया था कि पेयरिंग और सेपरेशन जो होता है किसका, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था कि ये क्या होता है, ये कैसे करके चलेगा, ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी उसमें, कि पेयरिंग और सेग्रीगेशन के बारे में इन्होंने बताया। अब जब इन्होंने ये चीज बता दी उसके बाद फिर साइंटिस्ट आते हैं एक और, मॉर्गन, ठीक है, T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। इन मॉर्गन ने क्या किया, इन्होंने ड्रोसोफिला को ले लिया, फ्रूट फ्लाई को लिया, फ्रूट फ्लाई को लेके इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसको कहते हैं, फ्रूट फ्लाई क्या होती है, जो केले के ऊपर, केले को खराब करने के लिए आती है, ठीक है। और ये केले के ऊपर ही देखने को मिलेगी, घर पे आपको ये कभी नहीं दिखती, लेकिन अगर केले खराब हो रहे हैं कहीं पे तो एक अलग टाइप की फ्लाई आपको दिखती है, वो फ्रूट फ्लाई है, छोटी सी होती है जो। इन्होंने उस पर स्टडी की और स्टडी करके इन्होंने क्या किया था, लिंकेज बताया और इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाई किया, या आप बोल सकते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, एक्सपेरिमेंटेशन किया इन्होंने उस पर। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने क्या किया, एक मेल और एक फीमेल दिया। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इन्होंने भी क्यों ये ज्यादा सही रहे, लकी रहे, या इन्होंने क्या किया, ड्रोसोफिला को लिया, ड्रोसोफिला की लाइफ बहुत कम होती है, लाइफ स्पैन शॉर्ट है। दूसरा जो सेक्स होते हैं वो डिस्टिंक्टिबल है, मतलब मेल और फीमेल को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड, सिंगल मेटिंग कैन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, कि सिंगल मेटिंग से लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मिल जाएंगे। और इन्होंने इसी में ये चीजें भी देखी थी कि लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जब इन्होंने इसमें पढ़ी तो सारी चीजें इनको क्लियर इसमें दिख रही थी। अब लिंकेज की बात करते हैं हम, लिंकेज इन्होंने जो बताया, पहले तो लिंकेज क्या होता है, कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जीन्स का क्या अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, ये जीन्स हो गए और ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में जीन्स का क्या अरेंजमेंट है, क्या वो जीन्स बहुत पास पास हैं इस तरीके से, एक जीन यहाँ और एक यहाँ, क्या वो इतने पास पास हैं, अगर वो पास पास हैं तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। समझिए, अगर लिंकेज, इंक्रीज लिंकेज, लिंकेज का मतलब है वो कितने पास पास हैं, इंक्रीज लिंकेज तो is directly proportion to या is indirectly proportion to recombination, यानी पहले आप ये समझिए, रिकॉम्बिनेशन यानी लिंकेज अगर ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, इंक्रीज लिंकेज तो डिक्रीज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है दो जीन्स का आपस में किस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, इधर या इधर के जीन का, इधर या इधर के जीन का, किसी का भी। तो अगर वो बहुत टाइटली पैक्ड है, जीन्स अगर टाइटली पैक्ड है तो आप क्या बोलेंगे, लिंकेज ज्यादा है। जीन्स अगर टाइटली पैक्ड है तो आप कह रहे हैं लिंकेज ज्यादा है, लिंकेज ज्यादा है तो वो रिकॉम्बिनेशन क्यों शो करेंगे, वो अलग अलग क्यों होंगे, रिकॉम्बिनेशन के लिए उनको थोड़ा सा सेग्रीगेट होना पड़ेगा, वो नहीं होंगे। यानी लिंकेज जहां ज्यादा होता है वहां रिकॉम्बिनेशन कम होता है, ये चीज आपको
ढंग से पता होनी चाहिए, यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो ड्रोसोफिला इन्होंने लिए, एक येलो और व्हाइट, मतलब येलो बॉडी और व्हाइट आइड फीमेल इन्होंने ली। तो येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल ड्रोसोफिला इन्होंने लिया, उसको क्रॉस कराया इन्होंने किसके साथ, ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के साथ क्रॉस कराया। तो वैसे कहा जाता है कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसने खुद को शो करना था, लेकिन लिंकेज भी तो है जो डोमिनेंस और रिसेसिव का पता लगाएगा। डोमिनेंस मतलब नहीं है, अगर कोई रिसेसिव कैरेक्टर क्या है बहुत टाइटली पैक्ड है तो वो अलग होगा ही नहीं। ठीक है, डोमिनेंट वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, इसमें इन्होंने ये चीज देखी, ये जब इन्होंने किया तो इन्होंने ये कहा कि जो व्हाइट और येलो वाला जो जीन है, व्हाइट और येलो वाला जो जीन है, ये जीन बहुत टाइटली लिंक्ड है। तो ये रिकॉम्बिनेशन कितना दिखाएगा, ये वाला जो है, यहां से मैं बता रही हूं टाइटली लिंक्ड, सो 1.3% रिकॉम्बिनेशन ये शो करेगा, सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन, यानी जो बेबी होंगे उनमें ये वाला जीन तो जाएगा ही। ठीक है, और सिर्फ 1.3% तो कितना होता है, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन इन्होंने दिखाया, यानी ये इसके साथ रिकम्बाइंड होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बहुत टाइटली पैक्ड है, इनको किसी दूसरे के साथ कंबाइंड होने के लिए खुलना पड़ेगा, और जो कि ये नहीं खुलेंगे। तो लिंकेज का मतलब है कि इनहेरिटेंस, फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्लोजली लिंक्ड जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि वो मेरे दादी दादाजी नानी नाना जी में भी थी, और उसके बाद वो मेरे मम्मी पापा में भी वैसे ही आ गई, उसने डोमिनेंट वोमिनेंट कुछ नहीं देखा, फिर वो मेरे पे आ गई, फिर मेरे से आगे वाली जनरेशन में जा रही है, वो डोमिनेंट को नहीं देख रही है, वो सिर्फ अपने लिंकेज पैटर्न को देख रही है, कितनी टाइटली वो पैक्ड है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि कुछ जीन्स जो टाइटली पैक्ड होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन नहीं शो करते, ये कम शो करेंगे। तो लिंकेज किसने बताया था, मॉर्गन ने लिंकेज को बताया था। ठीक है, तो यहाँ आपको शायद समझ में आ भी गया होगा कि क्या होता है ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। अब इन्होंने इसमें ये बताया कि दो जो लिंकेज होते हैं, ये दो जो जीन्स होते हैं लिंक्ड जीन्स, उनके बीच में जीन मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग भी इन्होंने बताई थी। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, तो एक थे साइंटिस्ट अल्फ्रेड करके हैं, अल्फ्रेड सेटरबर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने ही जेनेटिक मैप बनाया था। तो जेनेटिक मैप का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, कि क्रोमोसोम्स के बीच में जो जीन्स हैं उसमें प्रेजेंट है, उसके बीच में क्या डिस्टेंस प्रेजेंट है, कितनी डिस्टेंस है, इसको जेनेटिक मैप कहते हैं, इसको जीनोमिक मैप कहा जाता है। ठीक है, और तो ये किसके काम आते हैं, जेनेटिक मैप किसने बताया था, अल्फ्रेड सेटरबर्ट ने बताया था, वेंट ने बताया था। और यहाँ ये किस काम आते हैं, जेनेटिक मैप जो जीन की पोजीशन के बारे में बताते हैं, उनके बीच के रिलेटिव डिस्टेंस को बताते हैं। तो इसी पे ही बेस्ड है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसी पे बेस्ड है, तो इसी की वजह से पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आई थिंक आपको लिंकेज वगैरह ये सब समझ में आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट भी है ये। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने आपको चीजें पहले ही बताई थी, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। देखिए, मेल हेटेरोजाइगोसिटी की बात बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। मेल हेटेरोजाइगोसिटी किसमें होती है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला। जैसे एक्स एक्स हो गया फीमेल, यानी ये हेटेरोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस है। एक्स वाई हो गया मेल, ये है हेटेरोजाइगोसिटी। ठीक है, यहाँ ये हो गई फीमेल हेटेरोजाइगोसिटी किसमें पाई जाती है, हैन या फाउल बर्ड्स जो होती हैं। फीमेल हेटेरोजाइगोसिटी किसमें पाई जाती है, तो यहाँ हम फाउल बर्ड्स की बात करते हैं, यानी हैन की भी बात कर देते हैं हम इसमें। तो अगर हम हैन में बात करें, तो हैन में क्या होता है, जो फीमेल हैन है उसमें ZW फीमेल हेटेरोजाइगोट है, और ZZ मेल में प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखिएगा, यानी यहाँ जो सेक्स डिटरमाइन होगा वो फीमेल मदर की वजह से होगा, लेकिन यहाँ जो सेक्स डिटरमाइन होगा वो हेटेरोजाइगस मेल फादर की वजह से होता है, इन दोनों में। एक और मैं आपको बता देती हूँ, ग्रास ऊपर ग्रास ऊपर में क्या होता है, X0, ग्रास ऊपर का लिखेंगे आप X0, यानी जो मेल होता है, मेल में तो एक X कम है और फीमेल में दोनों X प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, ग्रास ऊपर का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ये हो गया।
तो ये चीज याद रखना, हेटेरोजाइगोसिटी वगैरह क्या है। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक्स क्रोमोसोम का नाम एक्स किसने दिया था, हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्स बॉडी नाम दिया था और एक्स बॉडी को ही बाद में एक्स क्रोमोसोम कहा गया, हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसको बताया था। अब उसके बाद बात करते हैं, तो हमें ये पता चल गया कि क्या क्या है। बस मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि जो 22 पेयर होते हैं हमारी बॉडी में, 22 क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मतलब 22 पेयर तो सब में बराबर है, हम सब में एक जैसे हैं 22 क्रोमोसोम्स, लेकिन जो 23rd वाला होता है वो मेल्स को मेल बनाता है, यानी XY क्रोमोसोम, और फीमेल में वो X होता है, ठीक है। तो 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाए जाते हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाला होता है 23rd, उसको हम एलोसोम कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट म्यूटेशंस की। म्यूटेशन में सिर्फ समझ लीजिए सडन चेंज इन दी जेनेटिक या जीनोम, हमारे जीनोम में एकदम से चेंज जो आ जाता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। किसी भी वजह से आ सकता है, कोई भी एजेंट जो म्यूटेशन पैदा करेगा उसको हम म्यूटाजेंस कहते हैं। ये केमिकल हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है, ये यूवी रेडिएशंस हो सकती हैं। तो यूवी रेडिएशंस हमारी बॉडी में डीएनए में थाइमिन का डाइमर बना देता है, थाइमिन को एडेनिन के साथ नहीं जुड़ने देता और थाइमिन डाइमर बना देगा, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन कोई भी सडन चेंज हमारे जीनोम में होना इस म्यूटेशन, जिसकी वजह से होगा, जिस एजेंट की वजह से उसको म्यूटाजन कहा जाता है। और म्यूटेशंस की वजह से हमारे क्रोमोसोम्स में या तो कुछ एक्स्ट्रा जीन्स आके जुड़ जाते हैं, यानी एडिशन, इंसर्जन, और या तो डिलीट हो जाते हैं कुछ। तो डिलीशन और इंसर्जन की वजह से म्यूटेशन होता है। दो टाइप की म्यूटेशन आपके पास है, वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, इंड्यूस्ड हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ दो हैं, तो हम दो की बात करेंगे। फर्स्ट इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, जब कोई क्रोमोसोम है, जैसे कोई भी क्रोमोसोम है, ये इस तरीके से ABCDE ये जीन है, एक जीन में अगर चेंज आ जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल याद रखना, सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया में यहां अगर हम बात करते हैं कि इसमें मतलब क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या चीज हो जाती है, तो मैं आपको एक इसका एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ पे याद रखिए, वैसे ये आगे है आपके पास, लेकिन आप यहीं पे इसको समझ लीजिए। यहाँ क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब एक जगह में बोला है ना सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड का यहाँ। तो आप ये याद रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन आ रखा है इससे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन ऑन दिस 6th पोजीशन। क्वेश्चन यहां से बना है 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन, ऑफ बीटा ग्लोबुलिन या हीमोग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन की अल्फा बीटा चेन होती है, तो बीटा वाली चेन में क्या होता है, जो 6th पोजीशन होती है, बीटा वाली चेन में 6th पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड है उसके जगह क्या आके जुड़ जाता है, उसके जगह वैलिन अमीनो एसिड आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या बोल रहे हैं कि सिंगल म्यूटेशन हुआ, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, जो GAGA है वो GUG बन जाता है, ये जो है GAG और वैलिन क्या है, इसको GUG, तो इससे ये बन जाएगा GAG इज कन्वर्टेड इनटू GUG, ये GAG इज सब्स्टिट्यूटेड बाय GUG, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो यानी यहाँ पॉइंट म्यूटेशन है सिकल सेल एनीमिया में, सिर्फ एक जगह में, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं, या 1 2 3 4 5 और ये 6th पोजीशन थी, 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड था जिसको इससे डिनोट किया, तो इसके जगह में कौन आके जुड़ जाएगा, वैलिन आके जुड़ जाएगा, जिसको इससे डिनोट किया जाता है। किसमें ऐसा होगा, जो हमारी हीमोग्लोबिन है उसकी बीटा चेन के 6th पोजीशन में ऐसा होता है। क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि ऐसा होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हैं, तो एक फ्रेम, दूसरा म्यूटेशन जो होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो इस तरीके से मान लो कि पूरा ही ये फ्रेम ही डिलीट हो गया यहाँ से, ठीक है, तो इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में आप फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं और आप बीमारी का पता लगा लेते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स में को जो बीमारी थी वो बीमारी हम पे कितना % आ सकती है या हमारे आगे वाली जनरेशन में कितना % जा सकती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न या फैमिली हिस्ट्री का जब आप पता लगाते हैं किसी भी डिजीज का पता लगाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो कुछ सिंबल्स इसमें हम यूज कर लेते हैं, तो जैसे ये हम मेल के लिए यूज करते हैं, ऐसा मेल, ये फीमेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में मीटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हम डिफरेंट टाइप की किसकी बात कर सकते हैं, मतलब ये ऐसे डिफरेंट टाइप की सिंबल्स की हम बात करते हैं।
अगर यही मैं बात करूं डबल, तो डबल में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होता है, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग को ये बता रहा है, ठीक है, ये इस चीज की बात करेगा। तो जैसे मतलब, या मैं आपको एक ये भी बता दूं, अगर ये ऐसे ऐसे हैं तो अफेक्टेड है ये, ठीक है, अफेक्टेड होंगे। अगर हम इसको ऐसे करके करें ये, तो मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, जैसे कुछ कम्युनिटीज में ऐसा होता है कि रिलेटिव्स के बीच में ही मीटिंग करा दी जाती है, तो ये डबल से दिखाता है, मीटिंग बिटवीन क्या हो गया, जो रिलेटिव्स होंगे उनके बीच में ये दिखाता है, ठीक है। और जैसे ये हो गया तो सेक्स एंड सेटिस्फाई, ये हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया जैसे 5 अनएफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स, अगर ये इस तरीके से 5 लिखा है इसमें, तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये पेडिग्री के सिंबल्स होते हैं। यहाँ पेडिग्री चार्ट से मतलब क्या होता है कि आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर फैमिली में किसी को भी कोई बीमारी है तो वो बीमारी आप पे कितना % जा सकती है, या आपकी आगे वाली जनरेशन में कितना % जा सकती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में मतलब 2 टाइप के डिसऑर्डर आपके पास अब इसमें बचे हुए हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या किया था इन्होंने, अल्टरनेशन इन सिंगल जीन, जब सिंगल जीन में चेंज हो रहा है तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। सिंगल जीन में चेंज होना, जैसे अभी हमने क्या बात की, सिकल सेल एनीमिया, वैसे ही हीमोफीलिया भी क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक ही जगह में चेंज हो रहा है, एक ही जीन में, तो फिनाइलकीटोन्यूरिया भी क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब एक जीन में चेंज होता है, ठीक है, अल्टरनेशन होता है सिर्फ किसमें, सिंगल जीन में, तो अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन हम बोलेंगे। तो यहाँ क्या होता है, ये जो होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, इनको आप पेडिग्री एनालिसिस से बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर का बोल रही हूँ मैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर का आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया, तो मैंने आपको बता दिया। हीमोफीलिया की बात करते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, क्वीन विक्टोरिया थी जिनके उसमें क्या था, मतलब फैमिली में हीमोफीलिया था कि जब कटता है तो खून का थक्का नहीं बन पाता, मतलब जो क्लॉटिंग का एक जीन होता है वो जीन अफेक्टेड हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि सिकल सेल जीन एलिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, HbA एंड HbS हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉरी, हीमोफीलिया जीन एलील, जीन या डिजीज्ड जीन आप बोल सकते हैं कि इसका ये एलील हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे इसी में ही कि इसमें रुकिए एक मिनट, यहाँ ये हीमोफीलिया का नहीं, सिकल सेल एनीमिया का ही होता है ये, क्योंकि इसमें हम इससे लेते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसके ये 2 जीन होते हैं। तो ये कहा जाता है कि इसमें जब ये वाला जीन है, SS वाला जीन जो है, यानी HbS अगर है, तब हम बोलेंगे कि वो अफेक्टेड है, बीमारी है उसको, ठीक है। और अगर ये है HbA और HbS है, तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, ये कैरियर है, अनअफेक्टेड है और कैरियर है। और यहाँ क्या देखा जाता है कि अगर मदर कैरियर है तो उनसे वो जो बीमारी है, वो बीमारी सिर्फ सन में जाएगी, वो डॉटर में नहीं जाएगी। हाँ, अगर फादर भी अफेक्टेड है, फादर डिजीज वाले हैं, तब डॉटर में हो जाएगी। अदरवाइज अगर मदर ही कैरी कर रही है तो वो सिर्फ सन में जाएगी और डॉटर में तो वो नहीं जाएगी, डॉटर सिर्फ कैरियर उसकी होती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया में यहाँ पे तो सिकल सेल क्यों बोला है, क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया था कि 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन जुड़ जाता है, तो सिकल शेप की हो जाती है सेल, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ढंग से, आरबीसी सिकल शेप की हो जाती हैं, ठीक है, दाती के जैसी हो जाती हैं ऐसे। दूसरा बात करते हैं हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया में तो क्या होता है, एक जीन जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ ये बोलेंगे, तो इसमें भी यही होता है कि अगर फीमेल मदर जो है हीमोफीलिया के, अगर वो कैरियर है तो उससे वो सिर्फ क्या करेंगी, सिर्फ सन तक वो डिजीज पहुंचा सकती हैं, डॉटर में वो डिजीज नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये 2 हो गए मेंडेलियन डिसऑर्डर के। थर्ड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड हम बात करेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, फिनाइलकीटोन्यूरिया बीमारी में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मली लिख रही हूं मैं, फिनाइलएलेनिन इज ट्रांसफर टू टायरोसिन। फिनाइलएलेनिन जो क्या है, अमीनो एसिड है, टायरोसिन भी अमीनो एसिड है। तो
तो फिनाइल एलानिन हमारी बॉडी में जो होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब डिजीज वाली कंडीशन में क्या होता है, फिनाइल एलानिन जो होता है ये किसमें, फिनाइल डिजीज वाली कंडीशन में ये बना देता है फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड। बल्कि ये कहा जाता है कि ये जो पायरुविक एसिड है ये मेंटल रिटार्डेशन के लिए भी वो होता है, कीटोन बॉडीज बना देता है जो दिमाग में चली जाती हैं और क्या करती हैं, इंसान को मतलब मेंटल वो कर देती है, मतलब बीमारी रिटार्डेड कर देती है इंसान को। तो डिजीज वाली कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है, कि फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, फिनाइल एलानिन फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये खतरनाक कंडीशन है, मेटाबॉलिज्म भी इसका इजीली नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 3 डिसऑर्डर आपके पास हैं इसमें। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इसमें क्या होता है कि या तो गेन हो जाएगा, ये रिमूवल हो जाएगा किसका, क्रोमोसोम्स का। तो गेन अगर होगा तो पॉलीपोलाइडी आप कहेंगे, ठीक है, कि गेन ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हो रहा है तो पॉलीपोलाइडी आप कहेंगे। और अगर जैसे लूज या गेन जो भी हो रहा है उसको अनयू पॉलीपोलाइडी कहा जाता है। गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड अनयू पॉलीपोलाइडी। और अगर हम यहाँ बोलेंगे एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया पॉलीपोलाइडी, ठीक है। 3 चीजें इसके अंदर आती हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। सबसे पहला डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है। अब 21 क्रोमोसोम क्या है, ऑटोसोम, ये कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ जाता है, 21 क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा डाउन सिंड्रोम में। और यहाँ हम क्या कहते हैं कि इसमें कुछ चीजें होती हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के साथ पैदा होता है। उसकी जो टंग होती है वो कैसी होती है, मतलब फरोट टाइप की टंग होती है, उसमें जो लूप्स होते हैं, मतलब फिंगर्स में भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कैसे होते हैं, मेनी लूप्स इसके फिंगर टिप में प्रेजेंट होते हैं। इसका फ्लैट वो होता है और कैसा, मतलब शॉर्ट स्ट्रेचर होता है इसका। तो ये इसके कुछ क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, या एग्जाम्पल्स ही आप बोल सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, पहले जहां सिर्फ एक डिजीज नहीं आती, ग्रुप ऑफ डिजीजेस एक साथ आती हैं, जैसे एड्स के केस में भी होता है। तो सिंड्रोम और डिजीज में यही अंतर है कि सिंड्रोम में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपको एक साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में अगर बात करते हैं तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, 45 हो जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। X0, एक एक्स फीमेल से गायब हो जाता है, फीमेल की बॉडी में होता है, एक एक्स गायब हो जाता है तो फीमेल कंप्लीट फीमेल नहीं होती है, ठीक है। खुद लिख लेंगे, खुद याद रहेगा आपको। तो कंप्लीट फीमेल नहीं रहती है। तो यहाँ क्या होता है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं फीमेल में। जो ओवरी होती है वो रूडिमेंट्री होती है, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट होती है, या वो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, यानी वो कंसीव नहीं कर पाती, वो फर्टिलिटी गेन नहीं कर पाती, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, इस तरीके से। थर्ड बात करते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम यहाँ क्या होता है, 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो XY मेल में पाया जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स हो जाएगा। अगर कोई मेल है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स हो जाएगा तो उसमें फीमेल वाले कैरेक्टर्स ज्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ क्या होते हैं, गायनेकोमेस्टिया, मतलब जो मेल है उस मेल में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और वहां भी ये है कि वो कंप्लीट मेल नहीं होगा, तो वहां भी हम स्टेराइल मेल्स उनको कहेंगे, या अनडेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उनमें देखने को मिलेंगे, और फीमेलनेस फेमेनाइन कैरेक्टर उनमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर जो मैंने आपको बता दिया, मतलब नीट के लिए इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब टाइम आपके पास अगर है, आप और चीजें रिवाइज कर चुके हैं तो इसको और डीप में आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच।